रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार देश और दुनिया से कुछ इस तरीके की क्राइम की घटनाएं आती हैं कि जिसको हम आप लोगों तक जब सुनाते हैं, जब डिलीवर करते हैं, तो खुद को भी यकीन नहीं होता। इंसान आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी रिश्ते से डरा हुआ है तो वो रिश्ता पति और पत्नी वाला रिश्ता है। दोस्तों, इस तरीके की बातें इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं कि कोई ऐसा लड़का नहीं है जो शादी करने से पहले डर ना रहा हो, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे केस आजकल हमें आए दिन सुर्खियों में देखने को मिलते रहते हैं, जहां पर जो पत्नी होती है अपने प्रेमी के साथ में अपने पति का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देती है। लेकिन दोस्तों, हवस और वासना और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के चक्कर में इंसान क्राइम करता है। हालांकि भले ही वो क्राइम करने से पहले एक बड़ी प्लानिंग करता है, लेकिन दोस्तों, इंसान की जितनी भी प्लानिंग होती हैं ये सारी की सारी धरी रह जाती हैं जब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक कत्ल बड़ी ही प्लानिंग के साथ में किया गया। और दोस्तों, जब पुलिस ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो महज कुछ ही घंटों के अंदर वो जो केस था ये खुलकर सामने आ गया, और जिस वजह से ये कत्ल हुआ वो वजह भी सामने आई। यकीनन दोस्तों, ये पूरी कहानी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं दुनिया में ये जो पति पत्नी वाला रिश्ता है ये एक बार फिर से अपवित्र हो गया। दरअसल बात करूं दोस्तों आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है शामली ज़िला। अच्छा, इसी शामली के अंतर्गत एक कोतवाली आती है, कैराना कोतवाली, और इसी कैराना कोतवाली के अंतर्गत एक जगह पड़ती है कांधला। और इसी कांधला रोड पर जो गांव है, उसी गांव से कुछ लोग सुबह सुबह 10 अगस्त साल 2025 को अपने घरों से निकलते हैं। कुछ लोगों को खेत पे जाना था, कुछ लोगों को काम पे जाना था। लेकिन जैसे ही ये लोग गांव से बाहर निकलते हैं तो गांव से थोड़ी सी दूर पर निकलने के बाद में एक आम का बाग है। अच्छा, उस आम के बाग में कुछ संदिग्ध सा लोगों को पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए जो लोग होते हैं तुरंत उस बाग के अंदर पहुंचते हैं, जो आम का बाग था। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल इस बाग के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लिहाजा वहां पर जितने भी लोग थे तुरंत आसपास के जो इलाके थे उन सारे इलाकों में खबर पहुंचाते हैं, साथ के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है, डेड बॉडी को उठाती है, लोगों से पूछती है, तो लोग पहचान करते हैं कि ये डेड बॉडी तो असलम नाम के व्यक्ति की है। असलम जो कि कांधला का रहने वाला है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि असलम की डेड बॉडी है, लिहाजा अब ये जो खबर थी तुरंत असलम के घर तक भिजवाई जाती है। असलम के घर पे जब खबर पहुंचती है तो असलम के जो परिवार वाले होते हैं, साथ के साथ असलम की जो पत्नी आसरीन होती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसका जो पति है ये कल शाम से लापता था। ये परिवार जो था वो असलम को ढूंढ रहा था, लेकिन असलम का कहीं पता नहीं चला। उसके बाद अगले दिन ये लोग पुलिस थाने जाने का सोच ही रहे थे कि इसी समय इस परिवार को सूचना मिलती है कि असलम की डेड बॉडी आम के बाग में मिली है। लिहाजा जो पत्नी थी ये भी रोते दहाड़ते हुए वहां पर पहुंचती है, बाकी के जो घर वाले होते हैं वो भी रोते दहाड़ते पहुंचते हैं। पुलिस चूंकि उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, घटना स्थल को चेक करती है, कोई प्रूफ कोई सबूत छोड़ा गया है फिर नहीं। उसके बाद में पुलिस जो थी वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, इधर पुलिस पूछताछ शुरू करती है। असलम के घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है क्या, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, या फिर हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ हो। तो जो घर परिवार वाले कहते हैं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ना हमारी किसी से कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बस मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी मेहनत मजदूरी का खाते हैं, हमारा किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में हमारे बेटे असलम की किसने हत्या की है साहब, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हत्यारा है वो पुलिस की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए, उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आसरीन से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश तो करती है, लेकिन आसरीन के हालात इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, रो रो कर उसका हाल इतना ज़्यादा बुरा हो गया होता है कि पुलिस सोचती है कि आसरीन से अभी पूछताछ ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसने अपने पति को खोया है, उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है, तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं आसरीन को। उसके बाद में पुलिस वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसको सिंपैथी भी देने की कोशिश करते हैं, उसको पुचकारते भी हैं। लेकिन जो आसरीन थी ये पुलिस के किसी भी जवाब को, यानी उसके किसी की सवाल का कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं थी। लिहाजा पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। इधर पुलिस जो थी कांधला में जाकर पूछताछ शुरू करती है। कांधला में पूछा जाता है कि असलम को किसी के साथ आते जाते किसी ने देखा, या फिर उस रात किसी ने इधर
किसी अज्ञात के साथ असलम को जाते देखा, या फिर उस बाग के आसपास जितने भी घर थे उन सबसे पूछा जाता है कि किसी ने डेड बॉडी को यहाँ पर किसी को फेंकते देखा। लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने असलम को लास्ट बार किसी के साथ आते जाते देखा ही नहीं। अब पुलिस जो थी वो इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है। और दोस्तों, जब इस गांव के अंदर पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है तो पुलिस को यहाँ से बड़ा अजीब सी कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। दरअसल पुलिस को ये पता चलता है कि असलम और उसकी पत्नी आसरीन के बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते ठीक नहीं थे। आए दिन असलम और आसरीन के बीच में झगड़ा होता था। झगड़ा इस कदर होता था कि इन दोनों के घर से मार पिटाई की आवाज़ें भी आती थी। अब जब पुलिस को यह पता चलता है कि असलम और आसरीन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे तो पुलिस को कहीं ना कहीं एक बार फिर से आसरीन के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में पत्नियां ही इतनी ज़्यादा कल्प्रिट निकल रही हैं। तो ऐसे में पुलिस जो थी वो आसरीन के बारे में छानबीन जुटाती है, अपने मुखबिरों को फिर से एक्टिव करती है और आसरीन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल अगर किसी के पास कुछ भी हो तो वो पुलिस को मुहैया करानी चाहिए। अब ऐसे में जब पुलिस को इन सारी ही चीज़ों पर पुलिस जो है अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, इधर साथ के साथ पुलिस फैसला करती है कि आसरीन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी। अब जब आसरीन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स उसका CDR निकाला जाता है, इधर मुखबिर भी कुछ बातें आके बताते हैं, तो पुलिस उस कॉल डिटेल्स के आधार पर, मुखबिरों की बातों के आधार पर आसरीन को उठा लेती है। उठाने के बाद में इससे पूछताछ करती है तो आसरीन रो रो कर पुलिस से यही कहती है कि साहब मेरे पति का उसके कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर आसरीन की बातों पर विश्वास तो करे, लेकिन आसरीन की जो कॉल डिटेल्स निकाली गई है वो कॉल डिटेल्स कुछ और बता रही है। दरअसल आसरीन किसी नंबर पर घंटों घंटों बात करती है और ये पिछले कई सालों से बात कर रही है। अब ये नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी इंतज़ार नाम के व्यक्ति का है। अच्छा, जब इंतज़ार के बारे में पता किया जाता है, इंतज़ार की लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो 10 अगस्त को सुबह डेड बॉडी मिली थी और 9 अगस्त को इंतज़ार की जो लोकेशन थी ये भी कांधरा रोड के आसपास थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस इंतज़ार को भी उठाती है। इंतज़ार के साथ साथ एक और नाम पता चलता है, हारून, जो कि इस लड़की का, आसरीन का भाई है। अब पुलिस 3 लोगों को इस पूरी केस के अंदर उठा चुकी थी। पहली असलम की पत्नी आसरीन, दूसरा जो पुलिस को शक था आसरीन का प्रेमी इंतज़ार, और तीसरा आसरीन का भाई हारून। अब इन तीनों को उठाकर पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये तीनों पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लोग पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस इन तीनों को अलग अलग बिठाती है और अलग अलग बिठाने के बाद में इनके ऊपर अपने सवालों के जाल फेंकती है और इनसे कहती है कि देखो, हारून ने सब कुछ सच सच बता दिया, इंतज़ार और आसरीन तुम भी बता दो। इधर आसरीन से कहती है कि इंतज़ार और हारून ने सब कुछ बता दिया, उधर हारून से कहती है कि इंतज़ार और आसरीन ने सब कुछ बता दिया। जब इन तीनों को अलग अलग तरीके से पुलिस अलग अलग पैटर्न पर फंसाती है तो उसके बाद में ये तीनों टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में अच्छे खासे इंसान की भी रूह कांप जाए। दरअसल आसरीन कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल करवा दिया है और इसमें मैंने अपने भाई हारून और अपने प्रेमी इंतज़ार को शामिल किया था। अब पुलिस ये पूछती है कि तुमने अपने पति का कत्ल आखिर क्यों किया, क्या वजह थी? आखिरकार अगर तुम इंतज़ार से प्यार करती थी तो वो तुम असलम से तलाक ले सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, तुमने उसका कत्ल क्यों किया? तो जो आसरीन है ये बताती है कि जब मेरी शादी असलम के साथ में होती है तो उसके बाद में मैं असलम के साथ में अच्छी भली ज़िंदगी गुजारती हूँ, लेकिन जो असलम था ये कामचोर था, ठीक ठाक काम किया नहीं करता था, बल्कि आए दिन मेरे कागज़ों पर, मेरे डॉक्यूमेंट्स पर ये लोन निकाल लिया करता था। कभी समूह निकालता, कभी कुछ निकालता। इसकी वजह से मेरी जो परेशानी थी लगातार बढ़ रही थी और इस बीच में मेरी ज़िंदगी में इंतज़ार भी आ चुका था। मैं इंतज़ार के साथ में अपनी ज़िंदगी के अच्छे सपने जीने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इंतज़ार के साथ में अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रही थी। लेकिन इधर जो असलम था ये बार बार मेरे नाम पर लोन निकाल लिया करता था। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मैं इंतज़ार के साथ चली भी जाती हूँ तो बैंक्स वाले और समूह वाले पुलिस की सहायता से मुझे ढूंढ लेंगे और मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरा सिविल है वो भी ख़राब हो। इसलिए जो आसरीन थी अपने प्रेमी इंतज़ार और अपने भाई हारून को अपने प्लान में शामिल करती है और उसके बाद 9 अगस्त साल 2025 को इंतज़ार और हारून असलम को अपनी बातों में लेते हैं और उसके बाद में इसे एक सुनसान जगह पर लेके पहुंचते हैं और उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में इसके शव को टेम्पो पे लाते हैं और कांधला रोड पर जो आम का बाग है उसी बाग के अंदर उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इन्होंने डेड बॉडी को कांधला से दूर ले जाकर इसलिए फेंका था ताकि किसी को कानो कान खबर ना चले
और अगर पुलिस को ये डेड बॉडी मिल भी जाए तो ये महज एक इंसिडेंट ऐसा लगे पुलिस को कि किसी अज्ञात ने हत्या कर दी है, पैसों की वजह से, लूटपाट की वजह से, और इन लोगों ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, अपने तरीके से छानबीन करती है, तो कातिल चाहे पाताल में भी छुप जाए वो पुलिस के सामने आता ज़रूर है। और सेम कुछ इस केस के अंदर भी ऐसा हुआ। तो दोस्तों आजकल जो पत्नियां हैं जो इतनी ज़्यादा क्रूर हो गई हैं कि इनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, ना इनको माँ बाप की इज्जत दिखाई पड़ रही है, ना अपने पति की ज़िंदगी दिखाई पड़ रही है, और ना अपनी ज़िंदगी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आसरीन ने अपने पति असलम को तो मार दिया, लेकिन अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं और आसरीन जैसी महिलाओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, और हाउ आर यू सर, तो मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी है, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, तो खान अकील जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब। राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, लव यू भाई। नरगिस बानो हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो शुक्रिया बहन। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। और उसके बाद में इमरान जानी हैं, लिखते हैं लव यू सर, गुड जॉब, नाइस स्टोरी, लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार हैं जो प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। सज्जाद खान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं। अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी मुझे बहुत पसंद है, तो अब्दुल रज़ाक जी बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कैसे हैं आप। तो नसीर अहमद जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। शरीन शर्मा हैं, लिखते हैं अति उत्तम शाबिश भाई, तो शरीन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब अंसारी हैं, लिखते हैं हम जयपुर की कहानी, हम जयपुर से आपकी कहानी को डेली सुनते हैं, शुक्रिया। मीना सिंह हैं, लिखते हैं सर जो दूसरा चैनल है उसका नाम बोलिए, तो उस चैनल का नाम हिंदी डॉक्यूमेंट्री है। हिंदी डॉक्यूमेंट्री नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो शायद ना मिल पाए, लेकिन जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, यानी आप हमारे टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे सेकंड चैनल लिंक करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और आज के टाइटल में भी मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में गाने के दीवाने, लिखते हैं सर कोई भूतिया कहानी हो तो सुनाइए, रात को सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भूतिया कहानी आपको सुनाऊँ। मोहम्मद इमरान है, लिखते हैं फ़तेहपुर से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार की वाइफ भी स्टोरी सुनती हैं। अंसारी सुहेल कहानी सुनते हैं। सुन त्यागी हैं जो शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी जलंधर से हमारी कहानी सुनती हैं। प्रादीप वर्मा। फराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं बुरे का अंत बुरा होता है। साहिल जी कमेंट्स करते हैं। नरेंद्र किशोर कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मलिक जी वीडियो देखने से पहले लाइक करता हूँ क्योंकि आपकी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर सकता हूँ। जी नरेंद्र जी आपका शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आज हमने कुछ ऐसा देखा कि वीडियो पर लाइक तो बढ़ रहे थे लेकिन व्यूज़ घट रहे थे। जब हमने कहानी सुनना चालू किया उस टाइम बारात है, बाद में उस टाइम बढ़ रहे थे और बाद में घट गए। जी हो सकता है, तो हो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद में लाइक अब्बास गुलिस्तान आज़ बागपत यूपी से सुनते हैं और ये लिखते हैं भाई कौन सी सज़ा मिली और उसके ऊपर क्या धाराएँ, लेकिन ये भी लिखा करो। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें मामला न्यायालय में पहुंचना और न्यायालय में आके फ़ैसला आना, उसमें सालों का समय लग जाता है, इसलिए नहीं बता पाते। नसीर अहमद लिखते हैं, वो कहते हैं ना कि जो गलत होता है, गलत काम करता है, गलत काम का साथ देता है, उनका अंजाम भी बुरा ही होता है। मैंने अपनी लाइफ में जितने गलत लोगों का देखा है उनका अंजाम भी बहुत गलत देखा है। उसके बाद में मेरा शमहा लिखते हैं, पुरानी कहानी चिपका कर कमाई कर रहे हो, कुछ मेहनत कर नई कहानी सुनाया करो। तो कमाई क्या ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने आ रहे हैं। नई कहानी भी सुनाता हूँ, बीच बीच में पुरानी कहानी भी सुनाता हूँ, और कहानी ऐसी होती हैं जो इंसान को कुछ ना कुछ सीख देती हैं। अलबफ़ा सरफराज सिद्दीकी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट्स करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि व्यूज़ इस समय इतने ज़्यादा डाउन है कि अंदर से जो दिल है वो परेशान है, मनोबल टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि चैनल को छोड़ दे और कुछ और काम देख ले। लेकिन फिर सोचता हूँ जो आप लोगों की फैमिली है, 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर बनाए हैं, तो आप लोगों का भी भरोसा मुझ पर है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्राइम से अपडेट रख सकूँ और बेहतरीन अपने शब्दों में क्राइम स्टोरी सुना सकूँ। तो आप लोग अगर जो भी सहारा करना चाहें तो वो लाइक और कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।